दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने इस नए सीरीज़ में जिसमें हमने मैक्सिमम पॉइंट्स को लिया है जो कि लास्ट ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथेनॉल के बारे में, जहाँ पर पूछा था कि व्हाट विल फॉर्म व्हेन एथेनॉल विल रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर इन एक्वा सॉल्यूशन। क्या बनेगा जब एथेनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एथेनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव्स एथेनल। जब एथेनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ अभिक्रिया करता है तो हमको देता है एथेनल। ठीक है, एल्डिहाइड बनेगा, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्यूरान के बारे में जानिए। तो फ्यूरान देता है डाई एल्डर्स रिएक्शन। फ्यूरान ही, अगर हम बात करें पायरॉल, पिरिडीन और फ्यूरान की, तो उसमें से फ्यूरान जो है हमारा वह देता है डाइल्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Furan undergoes Diels reaction. Diels reaction involve the shift of 4 pi electrons of the dienes and 2 pi electrons of the dienophile। अगर हम बात करें फ्यूरान की, तो ये देखिए फ्यूरान का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना। फ्यूरान का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, ये रहा। ये दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक यहाँ पर लोन पेयर होता है। सर ये तो थायोफिल हो गया, यहाँ ऑक्सीजन होगा। ठीक, अब ये कह रहा है कि इन्वॉल्व द शिफ्ट ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 + 2 4 हो गए। तो 4 ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डीलोकलाइज होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डायनोफाइल्स, मतलब जो ऑक्सीजन है हेट्रो एटम है उसके 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ें। चलिए, द करेक्ट सेट ऑफ मैग्नेटिक नंबर्स ऑफ द न्यूक्लियर शिफ्ट इज। जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक नंबर होते हैं उसका जो सेट होता है वह 2, 8, 20, 28, 52। कहीं कहीं इस 28 को स्किप कर दिया था क्वेश्चन में, तो उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। क्या होते हैं? 2, 8, 20, 28, 52। फिर से बोल रहे हैं, द करेक्ट सेट ऑफ मैग्नेटिक नंबर ऑफ न्यूक्लियर शेल। न्यूक्लियर शेल के लिए जो मैग्नेटिक नंबर होते हैं वो होता है 2, 8, 20, 28, 52 एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है द ज्योमेट्री ऑफ NCH3 थ्राइस। यहाँ पर ट्राई मेथाइल अमाइन है, आप इसको टर्शियरी अमाइन भी बोल सकते हो। टर्शियरी अमाइन है। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो देखो, इनके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, क्योंकि आप निकालते हो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कहते हो कि नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 आता है। 4 के बेस पर एक यस हुआ, बाकी बचे हुए 3 पी हो गए, sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो वहाँ पर शेप हो जाता है पिरामिडल। अभी हम बताएंगे कि क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो, वहाँ पर NCH3 थ्राइस था,
वहाँ पर ये जो HCH3 आपने लिया है, SiH3 लिया है, वहाँ पर था CH3, तो उसका शेप पिरामिडल था, जबकि यहाँ पर NSiH3 थ्राइस का शेप हो जाता है प्लेनर। उसका रीज़न है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाता है आपका sp2 हो जाता है। तो पूछा था क्वेश्चन कि NSiH3 थ्राइस और NCH3 थ्राइस का शेप क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन ट्राई हैलाइड अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और शेप हो जाता है प्लानर। दीवार बेंजीन, ये बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, और चूंकि यहाँ पर एक और दो हमारे पास रिंग हो गए, तो आपने बोल दिया बाईसाइक्लो। देखिए यहाँ दो कार्बन है, तो आपने लिखा 2 और यहाँ पर एक भी कार्बन बीच में नहीं है, इसलिए 0। हेक्साडाइईन, हेक्स मीन्स 6 कार्बन, डाइईन मतलब 2 डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, मीन्स बाईसाइक्लो 220 हेक्साडाइईन, जिसे आप डिबार बेंजीन भी बोलते हैं। डिबार बेंजीन दैट इज बाईसाइक्लो 220 हेक्साडाइईन। ध्यान रहे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फार्मूला जो होता है वो होता है √2RT/m। न्यूमेरिकल भी इस पर पूछा जा सकता है, हमने केवल फार्मूला इसलिए लिया है क्योंकि फार्मूला पता रहेगा तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इक्वल टू √2RT/m। ध्यान रहे, यहीं पर होता है रूट मीन स्क्वायर, देखा जाए तो वह हो जाता है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसमें, 3RT/m हो जाता है। मतलब इस 2 के जगह अगर 3 ले लिए तो वह मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के जगह स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए हमने बता दिया आपको। नंबर ऑफ ट्रिपल पॉइंट इन फेज डायग्राम ऑफ सल्फर इज, सल्फर जो होता है उसमें ट्रिपल पॉइंट कितने मिलते हैं? 3 मिलते हैं। नंबर ऑफ ट्रिपल पॉइंट्स इन फेज डायग्राम ऑफ सल्फर इज 3। यस, फॉर सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका आधार रख लीजिए। इन लिक्विड अमोनिया सल्फेमिक एसिड बिहेव एज, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बात नहीं कर रहा है, सल्फेमिक एसिड की बात कर रहा है। तो सल्फेमिक एसिड लिक्विड अमोनिया में बिहेव करता है एज ए डाइबेसिक एसिड। मीन्स लिक्विड अमोनिया जो होता है वह सल्फेमिक एसिड, लिक्विड अमोनिया में सल्फेमिक एसिड डाइबेसिक एसिड जैसा बिहेव करता है, मतलब 2H+ देता है, यहाँ पर 2H+ देता है। जबकि वाटर की बात करें तो वाटर में यह मोनोबेसिक एसिड बिहेव करता है। अब रीज़न क्या है कि यह लिक्विड अमोनिया में डाइबेसिक एसिड बिहेव करता है? तो उसका रीज़न ये है डाइबेसिक एसिड के लिए कि दिस इज बिकॉज लिक्विड अमोनिया इज मोर बेसिक देन वाटर। तो आप कह सकते हैं कि इन लिक्विड अमोनिया सल्फोमिक एसिड बिहेव एज ए डाइबेसिक एसिड बिकॉज लिक्विड अमोनिया इज मोर बेसिक देन वाटर। और यही रीज़न है कि सल्फोमिक एसिड लिक्विड अमोनिया में डाइबेसिक एसिड बिहेव करता है, जबकि वाटर में वह मोनोबेसिक एसिड बिहेव करता है। द ऑर्डर ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर एनर्जी इज,
यह होता है MnO4 माइनस के लिए कम होता है, CrO4 2 माइनस के लिए उससे भी ज़्यादा होता है, उससे सबसे ज़्यादा होता है VO4 3 माइनस, मीन्स ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज, क्रोमियम एंड वैनेडियम, और सब अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि हम मैग्नीज से वैनेडियम ऑक्साइड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनकी मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र एनर्जी जो होती है बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब विथ इंक्रीज द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इट्स लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र एनर्जी विल डिक्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड एनर्जी यूज टू एक्सप्लेन, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी है वह एक्सप्लेन करती है होमोजीनियस कैटालिसिस। कितना बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन मिलता है आपको कि होमोजीनियस कैटालिसिस किस में मिलता है, तो आप कहोगे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। जबकि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस किस में मिलता है, वह मिलता है सरफेस केमिस्ट्री में। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की जो मैकेनिज़्म है वह मिलती है आपका सरफेस केमिस्ट्री में, और इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है होमोजीनियस कैटालिसिस में, क्योंकि होमोजीनियस में इंटरमीडिएट बनता है। अब आगे बात करते हैं। यह क्वेश्चन आपका बना था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के HSAB प्रिंसिपल से। HSAB प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा, आपको BSc थर्ड ईयर में मिलेगा ये। यहाँ पर बेरिलियम फ्लोराइड है Be, जिसकी साइज छोटी है तो यह हार्ड होता है, हार्ड कहलाता है। F होता है फ्लोरीन, इसकी भी साइज छोटी है, तो हार्ड कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पर यह सॉफ्ट कॉम्बिनेशन है, तो हार्ड कॉम्बिनेशन और सॉफ्ट कॉम्बिनेशंस आर स्टेबल। और अगर ये स्टेबल है तो यह प्रोडक्ट में जाना नहीं चाहेगा, इसी स्टेट में बना रहेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ सॉफ्ट हार्ड और हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, तो जब दोनों सेम रहते हैं, हार्ड और सॉफ्ट, वह स्टेबल कहलाते हैं। तो यह अनस्टेबल में आना नहीं चाहेगा। इसका मतलब यह रिएक्शन दिस रिएक्शन विल रिमेन लेफ्ट इन द लेफ्ट साइड ओनली, यह रिएक्टेंट में ही बना रह जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन लेफ्ट इन द लेफ्ट साइड ओनली। तो आप कह सकते हो यहाँ पर हमने रीज़न दिया है कि सिंस हार्ड एंड सॉफ्ट कॉम्बिनेशंस आर स्टेबल कॉम्बिनेशंस, सो अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल द अबव रिएक्शन रिमेन इन द लेफ्ट साइड ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए है, तो वान हाफ फैक्टर पे चले आना आप। देखो यहाँ पर देखेंगे किसके पास कितने ज़्यादा आयंस हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा आयंस होंगे वान हाफ फैक्टर उनका उतना ही ज़्यादा होगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो हम जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, पोटेशियम सल्फेट के पास 3 है, पोटेशियम क्लोराइड 2 है, पोटेशियम फास्फेट 4 हैं, यूरिया ये तो नॉन आयोनाइजेबल है, बल्कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट आ जाता है, लेकिन वह उस पर डोमिनेट करता है नंबर ऑफ आयंस को। तो हम ले लेंगे K3PO4 जिसके पास 4 आयंस हैं, तो वह हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। आगे बढ़ते हैं, क्विनोलिन की बात करते हैं। जो क्विनोलिन होता है उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। पूछा था कि इसमें कौन सा कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्विनोलिन जो है इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5
6, 7 और ये रहा 8। तो जो 5 और 8 पोजीशन है क्विनोलिन का वह हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है 5 और 8 पोजीशन पर ही। मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन on quinoline will takes place only at the 5 and 8 पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा था, ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस लिए यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं वाइट वॉश के लिए। सोडियम क्लोराइड वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। कास्ट ऑफ स्टैचू, हम इससे स्टैचू बनाते हैं, प्लास्टर में भी इसको यूज करते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको एज ए एंटासिड हम यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय द रिएक्शन ऑफ एसीटोन विथ सेलेनियम डाइऑक्साइड वी गेट CH3COCHO। जो सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ एसीटोन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमको मिलता है CH3COCHO। कॉपर +1 और Hg2+ आयन जो होता है वह मोस्ट स्टेबल होता है। कॉमनली टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स ऑफ द 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। 2 कोऑर्डिनेशन नंबर में अगर हम बात करें तो हमारा कॉपर +1 और Hg2+ जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। नेप्थलीन ऑन ऑक्सीडेशन विथ chromium trioxide and acetic acid gives 1,4 नेट्रियोक्विनोन। नेप्थलीन जो होता है ऑन द ऑक्सीडेशन, रिएक्शन भी हमने दिया है नेप्थलीन का, यह किसके साथ? CrO3 और एसिटिक एसिड के साथ नेप्थलीन जब रिएक्शन करता है तो 1,4 नेट्रियोक्विनोन देता है ये। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो होता है एरोमेसिटी, यहाँ पर CO ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सिमेट्री से एक क्वेश्चन मिला था, तो आप कहते हैं कि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम हैज़ नो सिमेट्री। जो ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक ये सब मिलते हैं ना, उसमें कौन सिमेट्री नहीं रखता है? ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल जो होता है वह सिमेट्री नहीं रखता है। आगे बात करें कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों, तो अगर प्रोडक्ट की बात करें तो देखो एंथ्रासीन के करीब इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा, बस केवल इसी को मिला देना है और यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड बना देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट में जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? एंथ्रासीन बन रहा है। I2 + I- गिव्स आउट I3- है। दूसरा एक I2 का I- से अपक्रिया कराया है और फिर I+ के साथ अपक्रिया कराया है। तो यहाँ पर इसको A बोल दिया I2 को, और I3- को B बोला है और इसको C बोला है, और कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ VII इन ABC। तो देखो A का सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा B का होगा और सबसे ज़्यादा किसका होगा? C का होगा। नाइट्रोजनस एंजाइम डू नॉट कंटेन जिंक। पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन जिंक मेटल। तो आप कह सकते हो कौन नहीं रखता है? नाइट्रोजनस
एंजाइम जो होता है उसके पास जिंक नहीं होता है, तो क्या होता है, इट कंटेन FeMO मेटल। कौन कौन सा, मॉलिब्डेनम और आयरन मेटल रखता है, न कि जिंक रखता है। ठीक है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल लिया था हमने वहाँ से। द वर्क डन इन डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ जिंक in an aqua HCl in open beaker at 27 डिग्री सेल्सियस। कितना वर्क करेगा वह, कितना वर्क W करेगा, ठीक है, जब 1 मोल जिंक को डिजॉल्व किया जाएगा एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl। तो आपने फार्मूला पढ़ रखा है, वर्क W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू डेल्टा nRT। डेल्टा n क्या है, नंबर ऑफ गैसियस आयंस, किसका, पूरे रिएक्शन का, जिसमें NP माइनस NR होता है। अभी हम लोग बात करेंगे। R की वैल्यू जो दिया है 8.314 है। टेम्परेचर आपके सामने दिया गया है। अब दोस्तों अगर हम फार्मूला पर बात करें तो फार्मूला के अनुसार W जो है इज इक्वल टू डेल्टा n कितना हो गया 1, चूँकि दिया है डिजॉल्विंग 1 मोल और 8.314 R की वैल्यू 300, तो आ गया आपका कितना 2.494 किलो जूल। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, बड़ा अच्छा आता है यहाँ से। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं और उसके कंडीशंस क्या होते हैं, वहाँ से न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, तो ये रहा आपका ए 5.13% sugar solution is isotonic with 0.9% unknown solution. The molar mass of solute is, कह रहा है कि एक शुगर का सॉल्यूशन है कितना 5.13% का, और दूसरा वह आइसोटोनिक सॉल्यूशन है किसके साथ, किसी अननोन सॉल्यूशन के साथ, जिसके लिए कितना दिया गया है 0.9%। अब यहाँ पर दोस्तों आप पढ़े हो कि फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, दैट इज π1 इज इक्वल टू π2, और पाई इज इक्वल टू होता है CRT। तो C1RT इज इक्वल टू C2RT। चूँकि टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर और R दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या C1 इज इक्वल टू C2। और C जो होता है गुरु, यह होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन होता क्या है N2/V। अब चूंकि वॉल्यूम सेम है तो हो गया क्या N2 इज इक्वल टू N1। मतलब N2 मीन्स क्या, नंबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, WB/MB किसके लिए, शुगर के लिए, वही अननोन सॉल्यूशन के लिए भी होगा WB/MB। अब शुगर सॉल्यूशन है तो उसका मास तो दिया है बच्चों, मास दिया शुगर सॉल्यूशन के लिए 5.13, और मोलर मास होता है शुगर का 342, और जो अननोन सॉल्यूशन है उसका गिवन मास है 0.9, और MB आपको निकालना है तो निकाल लिया आपने 60 आ गया। बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्म ट्राइफ्लिसिन ऑन रिएक्शन विथ एंथ्रासिन। ध्यान रहे कि जो बेंजाइन होता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है इन द ट्राइफ्लिसिन ऑन रिएक्शन विथ एंथ्रासिन। AS2S3 is a negative charge colloidal solution। जो आर्सेनिक सल्फाइड है यह कैसा सॉल्यूशन है, यह होता है आपका नेगेटिवली चार्ज।
तो इसके कागुलेशन की बात करें अगर हम, तो कागुलेशन में तो आपको पता है कि भाई कागुलेशन उसी के साथ होगा जिस पर चार्ज ज़्यादा होंगे। जब चार्ज ज़्यादा होंगे तो चार्ज किसका ज़्यादा होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एल्युमिनियम जो +3 में मिलता है उसका चार्ज ज़्यादा है, तो इसका कागुलेशन पहले होगा। तो हमने लिखा है आपके लिए S2S3 is a negative charge colloidal solution, so aluminum 3+ which have the maximum positive charge have highest coagulating power as compared to PO4 3- SO4 2- and Na+। चूँकि निगेटिव वाला निगेटिव के साथ तो कागुलेट होगा नहीं, सोडियम आयन के साथ हो सकता था, लेकिन उससे ज़्यादा चार्ज एल्युमिनियम आयन का है, तो एल्युमिनियम 3+ के साथ होगा। आगे बढ़ते हैं। ए मालिकुल, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है। ए मालिकुल इन वाइब्रेशनल मोशन में एनर्जी जो एसोसिएटेड होती है वो कितनी होती है? 2 × 1/2 kT, दैट इज kT के बराबर होती है। और ट्रांसलेशन में जो होता है मोशन में, वह एनर्जी एसोसिएटेड होती है 1/2 kT। मतलब इन अ मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन मोशन जो होता है वह कितना होता है? 1/2 kT, जबकि वाइब्रेशनल में उसका डबल हो जाता है, तो 1/2 × 2 kT = kT। फिर से ध्यान दीजिए, जो वाइब्रेशनल मोशन होता है वह होता है दोस्तों kT के इक्वल, जबकि ट्रांसलेशनल होता है ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है वह होता है 1/2 kT के। ट्रांसलेशन 1/2 kT, जबकि वाइब्रेशनल में kT। चलिए, एवरेज लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द टर्म ऑफ T12। तो जो एवरेज होता है वह होता है कितना? T एवरेज = 1.44 × T12। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा था। मीन्स किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की एवरेज लाइफ जो होती है वह होती है = 1.44 × T12। रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी फॉर, जो मोलर हीट कैपेसिटी Cp और Cv होता है उनका मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो रिलेशन देखा जाता है, ऐसे समझो कि Cv होता है फॉर मोनोएटॉमिक ओनली, ध्यान दीजिएगा, 3/2R और Cp होता है 5/2R। तो Cp/Cv = हो गया 1.66, किसके लिए? मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए। जबकि डाईएटॉमिक गैस के लिए क्या होता है? डाईएटॉमिक गैस के लिए Cv हो जाता है 5/2 और Cp हो जाता है 7/2। वैल्यू चेंज हो गई, ध्यान दीजिएगा। उसमें और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जो Cv है मोनोएटॉमिक के लिए 3/2 है, उसमें एक जोड़ दो तो कितना हो गया? 5/2। Cp कितना है? 5/2, उसमें एक जोड़ दो तो 7/2 आ गया, और दोनों का रेशियो कितना हो गया? 1.4। तो Cp = 7/2R, Cv = 5/2R, Cp/Cv = 1.4। यहाँ पर दिया था कि PCl5 का अमोनिया के साथ अपक्रिया कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? PCl5, 4 molecule of PCl5 will react with 4 molecule of ammonia। तो दोनों के रिएक्शन के बाद जो बनता है वह आपके सामने है PnCl2 4 + 12HCl। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर पूछा था कि आइसोमर से क्वेश्चन था ये कि द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो केमिकल आइसोमर ऑफ डाई मेथाइल साइक्लोहेक्सेन इज। डाई मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, भाई अब कहोगे आप कि सर ऐसे क्यों स्ट्रक्चर बनाए हैं, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर भी CH3 हो गया। लेकिन दोस्तों इसका जो साइक्लोहेक्सेन होता है वह स्टेबल होता है चेयर फॉर्म में, तो चेयर फॉर्म में बना करके 2 मेथाइल हमने लगा दिया। अब इसके कितने स्टीरियो आइसोमर मिलते हैं? 7 स्टीरियो केमिकल आइसोमर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? मीन्स डाईमेथाइल साइक्लोहेक्सेन के लिए 7 स्टीरियो केमिकल आइसोमर मिलते हैं। IPSC नेम देखा जाता है यहाँ पर, तो देखो 1,1 हो गया, 2 साइक्लिक है तो बाईसाइक्लो 1,10 ब्यूटेन, बाईसाइक्लो 1,10 ब्यूटेन। द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशनल मोशन फॉर CO2 की बात कर रहा है, जो लीनियर होता है और 3 मालिक्यूल होते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है 3n-5। 3n-5 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, चूँकि ये लीनियर है तो n = 3 हो जाता है, तो 3 × 3 - 5 = 9 - 5 = 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 मिलता है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनने वाला था, तो प्रोडक्ट आप देख सकते हो, आपके सामने है। 2 5 मेंबर रिंग बन जाते हैं जिसमें I दोनों लोग जुड़ जाते हैं। अब डेल्टा T और डेल्टा O में रिलेशन क्या है? दिस इज डेल्टा T मीन्स क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से लिया गया है ये। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो डेल्टा T = 4/9 डेल्टा O मिलता है आपका, ठीक है। सोमलेट्स रिएक्शंस क्या है? सोमलेट रिएक्शन में देखा गया कि जो बेंजाइल क्लोराइड है यह यूरोट्रोपिन के साथ अपक्रिया करके बेंजल्डिहाइड देता है। पूछा था कि व्हाट विल फॉर्म व्हेन बेंजाइल क्लोराइड विल रिएक्ट विद द यूरोट्रोपिन। तो आप भाई देखो, यूरोट्रोपिन के साथ जब अपक्रिया करता है बेंजाइल क्लोराइड, तो आपको बेंजल्डिहाइड मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन जो अभी पिछले रिएक्शन में आपने देखा, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये देख लो आप, ठीक है। चलिए, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिना विथ कार्बन इन नाइट्रोजन इन्वायरमेंट। एल्यूमिना जो कि बॉक्साइड भी बोलते हो, आप। दिस इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम होता है Al2O3.XH2O 2H2O, सॉरी, तो Al2O3.2H2O है। यह करा है कि एल्यूमिना का कार्बन के साथ अपक्रिया कराइए, लेकिन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन का ना होकर के नाइट्रोजन का हो, तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर 2 Al2 में 2 एल्यूमिनियम है तो 2Aln बन गया, मीन्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया, प्लस 3CO प्लस 2H2O। ध्यान दीजिएगा, Al2O3.2H2O प्लस 3C प्लस N2 = 2Aln प्लस 3CO प्लस 2H2O। कोरामाइन इज अ पिरिडीन डेरिवेटिव। कोरामाइन जो होता है वह पिरिडीन का एक डेरिवेटिव होता है। इट यूज्ड अगेंस्ट ट्रांसक्विलाइजर ओवरडोज। जब ट्रांसक्विलाइजर का ओवरडोज हो जाता है तब हम कोरामाइन यूज़ करते हैं, जो कि एक पिरिडीन का डेरिवेटिव होता है। एसिटिलीन जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस लिक्विड ब्रोमीन है, तो 2 टाइम्स एडिशन हो जाएगा और मिल जाएगा क्या? 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो एथेन, मीन्स एसिटिलीन प्लस, यहाँ पर आप चाहो तो बैलेंस रिएक्शन में 2Br2 लिख सकते हो। नो सॉल्वेंट, बिना किसी सॉल्वेंट के अगर देखा जाए तो 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो एथेन बनेगा, ठीक है। वही रिएक्शन है। फिर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स N2O2H2 जो कि नॉन पोलर और IR इनएक्टिव होते हैं।
इसका मतलब यह है कि IR एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल को पोलर होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बट दे आर रोमन एक्टिव, मतलब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो रोमन एक्टिव हैं, जो कि नॉन पोलर है। ठीक है, जैसे देखिए इन HCl, N2, SO2 एंड प्रोटीन, इन सब में नाइट्रोजन जो होता है यह हो जाएगा IR इनएक्टिव, जबकि रोमन एक्टिव हो जाएगा। नाइट्रोजन इज IR इनएक्टिव बट रोमन इज एक्टिव। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P, बेंजाइल क्लोराइड है, AlCl3 के साथ आप क्रिया कराएंगे तो यह डाइमेराइज हो जाएगा, दो मिल गए आपस में तो प्रोडक्ट बनेगा एंथ्रासीन। एंथ्रासीन का 9th एंड 10th पोजीशन हाईली रिएक्टिव होता है। एंथ्रासीन के लिए 9th एंड 10th पोजीशंस आर मोर रिएक्टिव। रीजन है कि 9th एंड 10th पोजीशंस हैव हायर कोफिशिएंट वैल्यू देन अदर पोजीशन। इट गिव्स डाइएल्डर्स एडक्ट at 9th and 10th place. Pyrrole, thiopene and furan gives Friedel-Crafts reaction very well, but pyridine will not give। तो बेटा pyridine नहीं देता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, सॉरी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जबकि पायरॉल, थायोपीन और फ्यूरान तीन का तीनों देते हैं। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन एंड मोलिब्डेनम, साथ ही साथ नाइट्रोजन भी मिलता है, जबकि इसमें मेन कंपोनेंट होता है आयरन और क्रोमियम का। एक्वारेजिया सॉल्यूशन जो बनता है वो मिक्सचर ऑफ HCl और HNO3 मिलता है, जिसमें कि HCl 3 के रेशियो में होते हैं, HNO3 1 के रेशियो में। मीन्स HCl और NH3 जो होते हैं एक्वारेजिया सॉल्यूशन को बनाते हैं, जिसमें HCl और NH3 दोनों 3:1 के रेशियो में मिलते हैं। स्टेनलेस स्टील में आयरन और क्रोमियम ज़्यादा होते हैं, निकल, कार्बन, मॉलिब्डेनम और नाइट्रोजन कम अमाउंट में होते हैं। ब्रैग्स इक्वेशन जो होता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। ब्रैग्स इक्वेशन जिसे हम ब्रैग्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा होता है। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन यूज्ड, d होता है द स्पेसिंग ऑफ द डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स, थीटा एंगल बिटवीन द, थीटा जो होता है वह क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, और n जो होता है इंटीजर दैट रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फिगर है, देख लीजिए थीटा यहाँ पर क्या है, जो प्लेन पर आई इंसिडेंट लाइट और प्लेन के बीच में बनने वाले एंगल को थीटा बोलते हैं। इफ DNL इज स्मॉलर देन लैम्डा बाई 2, यही तो क्वेश्चन था कि DNLK is smaller than lambda by 2, then there will be no Bragg's reflection of X-ray from a crystal। अगर DNKL की वैल्यू लैम्डा बाई 2 से कम होगी तो रिफ्लेक्शन ब्रैग्स इक्वेशन में नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है वान डर वाल इक्वेशन से। वान डर वाल गैस इक्वेशन जैसा कि आप पढ़े हैं, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NB इज इक्वल टू RT होता है। व्हेन अ वान डर वाल कांस्टेंट इंक्रीज देन ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे वान डर वाल गैस कांस्टेंट A और B की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे लिक्विफिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते जाते हैं। एक एग्जांपल लिया है हमने, मॉलिक्यूल है N2, O2, NH3, CH4। N2 के लिए 1.39 है A की वैल्यू, O2 के लिए 1.36 है, NH3 के लिए 4 है, CH4 के लिए 1.36 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर NH3 के लिए A की वैल्यू सबसे ज़्यादा है जो कि 4 है,
इसलिए NH3 पहले लिक्विफाई होगा, मीन्स मोस्ट इजली लिक्विफिकेशन होगा अमोनिया का। एलिजारिन का ध्यान से देख लीजिए स्ट्रक्चर भाई, है ना। OH 1 2 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। एलिजारिन का स्ट्रक्चर क्या है बच्चा? 1 2 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। अब देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच द प्रॉपर्टीज विच वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन सिस्टम। ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि वह कितना अमाउंट में है, और ऐड करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे कि इंथैल्पी हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, लस्टर हो गया, साइज, लेंथ, वेट, एनर्जी, इंट्रोपी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल जो है इंथैल्पी है, इंट्रोपी है, मास, वॉल्यूम, लेंथ, साइज, लस्टर, वेट, एनर्जी, यह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? विच डज नॉट डिपेंड्स on the amount, which depends only on the type of matter of a sample, not on amount। जैसे विस्कोसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, कंसंट्रेशन, कलर, टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। विटामिन के प्लेज ए वाइटल रोल इन कैलकुलेशन ऑफ द ब्लड क्लोटिंग प्रॉपर्टी। ब्लड क्लोटिंग प्रॉपर्टी के लिए विटामिन के का यूज करते हैं। विटामिन के जो होता है वह ब्लड क्लोटिंग में काम आता है। यह 2016 का क्वेश्चन आपके सामने है कि एनिलीन का अगर ग्लिसरॉल के साथ आप क्रिया कराते हैं PHNO3 के प्रेजेंस में तो क्विनोलिन बनता है। मीन्स एनिलीन प्लस ग्लिसरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ PHNO2 तो बनता जो है वह बनता है क्विनोलिन। यहाँ बात करते हैं, इफ अ स्टीम इंजन ऑपरेट बिटवीन 400 केल्विन एंड 300 केल्विन, T1 और T2 दिया है, अंडर हाई प्रेशर, व्हाट विल बी द इफिशियंसी ऑफ द इंजन। तो इफिशियंसी ऑफ द इंजन होता है नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। ठीक, अब T1 की वैल्यू दी गई है, T2 की वैल्यू दी गई है, अब आप नीटा निकाल सकते हैं, यह हो गया 0.25। न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। यूरेनियम तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यूरेनियम पर जब हम न्यूट्रॉन की बम्बार्मेंट करते हैं तो क्या होता है कि एक यूरेनियम तो वहाँ पर जाता है और 3 और नए यूरेनियम एक यूरेनियम पर न्यूट्रॉन जो होता है, एक न्यूट्रॉन जब अटैक करता है तो हमारा जेनान बनता है, एटॉमिक नंबर 54 मीन्स Xe54 139, 38 SR 94 प्लस 3 न्यूट्रॉन बनता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि जब यूरेनियम पर हम न्यूट्रॉन से अटैक कराते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो जो फिजन होता है जेनान और स्ट्रेंशियम का होता है, और साथ ही साथ और क्या बनता है, तो और जो तीसरा मेंबर बनता है वह न्यूट्रॉन ही बनते हैं, जो कि 3 न्यूट्रॉन और बनता है, जिसमें एक फिर अटैक करेगा, बाकी 2 बचे रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिटिक एसिड और मेथनोइक एसिड जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे, मीन्स बाय द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड मेथनोइक एसिड वी विल गेट एसिटल्डिहाइड। हमको एसिटल्डिहाइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक है, चलिए नेचुरल पॉलीमर जो होता है वह कौन कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल देख लो भाई। प्रोटीन हो गया जो कि एमिनो एसिड से बनता है, स्टार्च हो गया, रबर हो गया, सेलुलोज हो गया, DNA हो गया, सिल्क, उल, चिटिन, केराटिन, हेयर, ये सब हमारे क्या हैं, नेचुरल पॉलीमर है। मीन्स प्रोटीन, स्टार्च, रबर, DNA, सेलुलोज, सिल्क, उल, चिटिन, केराटिन और हेयर, ये सब क्या है, नेचुरल पॉलीमर हैं।
तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, क्वेश्चन यहीं से बनता भी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पॉलीमर, तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी है आपको। रेयान जो वुड पल्प और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ बनते हैं। सेलुलोज नाइट्रेट जो कि नाइट्रिक एस्टर और सेलुलोज से बनते हैं। सेलुलोज एसीटेट हैं जो एसिटिलीन सेलुलोज भी कहलाते हैं, और वुल्केनाइज्ड रबर भी होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। रेयान, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट, वुल्केनाइज्ड रबर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। एक न्यूमेरिकल है, जो कि बेस्ड है इंट्रॉपी पर। इफ द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, तो डेल्टा एच दे दिया है, एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दे दिया है, इज 540 कैलोरी पर ग्राम। देन व्हाट विल बी द इंट्रॉपी चेंज फॉर इवोपरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। तो आपको पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू 540 गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है। अब आप पढ़े हो कि मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है 18, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी होता है, और मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 18 कर देंगे, 26 आ जाएगा वैल्यू आपका। वाइब्रेशन ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट नीटा विथ टेम्परेचर T इज, नीटा इज इक्वल टू A इंटू ई पावर E अपॉन RT। E एनर्जी है, T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, रिवीजन करिए अच्छे